हेलो एंड हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेटेस्ट रिलीज इंडोनेशियन मूवी पेंगिटिन शैतान। इसका इंग्लिश नेम है द डेविल्स ब्राइड। मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी स्टोरी आपको मूवी के आखिरी में मिलेगी। चलिए बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियोस आप सभी को एंटरटेन कर रही है तो उसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो कहानी की शुरुआत में हम HR नाम की लड़की को देख पाते हैं, जो कि अपने सपनों के थ्रू हमें अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही थी। उसके सपने में एक बहुत ही खूबसूरत घर होता है जिसमें ईचा रहती थी। इस घर में ईचा के साथ एक और हैंडसम इंसान भी रहता था, जो कि हर रोज ईचा के साथ इंटीमेट हुआ करता था। उस आदमी के साथ इंटीमेट होने से ईचा को बहुत खुशी मिलती थी। आज रात ये लोग वैसे ही अपना तूफानी खेल शुरू करते हैं तो हम ईचा की असल जिंदगी में देख पाते हैं कि उसके कपड़े अपने आप ही ओपन हो रहे हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि ईचा का पार्टनर कोई हैंडसम इंसान नहीं बल्कि कोई शैतानी ताकत है। जिसके कुछ ही सेकंड बाद हम सचमुच एक डीमन को देख पाते हैं, और उतने दिनों से डीमन ही इसके साथ तूफानी खेल खेल रहा था। सुबह के 4 बजते ही इसके घर का डोरबेल बजने लगता है, इससे ईचा जाग जाती है। ईचा उस तूफानी खेल वाले सपने से बहुत ही खुश रहा करती थी। उसे एकदम ओरिजिनल फीलिंग आती थी। ईचा जब दरवाजा खोलती है तो हम यहाँ पर उसके हस्बैंड एरियल को देख पाते हैं, जो कि कहीं पर एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। एरियल कुछ दिनों से नाइट शिफ्ट के साथ साथ ओवर टाइम भी कर रहा था, जिससे ईचा एरियल से बहुत नाराज थी। ईचा अपनी नाराजगी बताने के बाद एरियल से कहती कि अपनी जैकेट सही से टांगना, जो कि एरियल बहुत ही अच्छे से टांगता है और डीमन की जैकेट को गिरा देता है। इसका साफ साफ मतलब था डीमन नहीं चाहता था कि एरियल और ईचा एक साथ खुश रहे। इसके बाद इन दोनों में अच्छा खासा कलेश होने के बाद एरियल बिना खाना खाए ही सोने के लिए चला जाता है। और अगली सुबह जब एरियल ईचा के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए उसके पास आता है, ईचा अपना फोन लेकर वहाँ से चली जाती है और सीधा अपने जॉब पर आ जाती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि ईचा के साथ एक लिंडा नाम की लेडी काम करती थी। ये ईचा की बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी। ईचा का मूड ऑफ देखकर लिंडा समझ जाती है कि ये कल रात भी इन लोगों के बीच तगड़ा वाला कलेश हुआ है। वो ईचा को समझाने लगती है। लंच ब्रेक में जब ये दोनों खाना खाने बैठते हैं तो लिंडा और ईचा की बातों से हमें समझ आता है कि ईचा की शादी को 3 साल हो गए हैं। ईचा की बातों से साफ साफ पता चलता था शादी से पहले एरियल बहुत अच्छा था। ईचा की बहुत केयर किया करता था, उसे सरप्राइज देता था। लोग बाहर भी डिनर या पार्टी के लिए जाया करते थे। और शादी के बाद एरियल एकदम बोरिंग हो गया है और उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। यहाँ लिंडा समझा रही थी कि शादी के बाद ऐसा ही होता है कि शादी से पहले हम लोग एक अकेले होते हैं, हमें एक अकेले की जिम्मेदारी उठानी होती है। शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। यहाँ लिंडा पेरेंट्स के जैसे ईचा को समझा रही थी कि शादी को चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी ही जिम्मेदार नहीं होता है, कुछ तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। शादी से पहले तुम जैसे एरियल से मिला करती थी, क्या तुम अब भी वैसे ही मेकअप करती हो? क्या वैसे ही नए कपड़े पहनती हो? लिंडा इतने अच्छे से समझा रही थी। दोस्तों, मूवी देखते वक्त आपको भी यही लगेगा, लिंडा के जैसी दोस्त सभी की जिंदगी में होना चाहिए। इसके बाद हम एरियल को देख पाते हैं। वहाँ एरियल का भी सीनियर से यही बात समझा रहा था, जिंदगी की जिम्मेदारियां अलग है और अपनी मैरिज लाइफ अलग है। तुम्हें भी ईचा को थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए समय निकालना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें घर टाइम से जाना होगा। यहाँ उसका सीनियर एरियल का भी ओवर टाइम खुद करने के लिए तैयार हो गया था। अब यहाँ घर पर ईचा फुल रेडी होकर एकदम तैयार थी। जब एरियल आता है तो सामने ईचा का ऐसा रूप देखकर बहुत खुश होता है। साथ ही साथ आज ईचा उसके लिए चाय बना करके भी रखी थी। ये सब कुछ छोटे छोटे चेंजेस की वजह से एरियल बहुत खुश हो रहा था। कुछ ही देर बाद ये लोग अपना तूफानी खेल शुरू कर देते हैं। यही हम नोटिस कर पाते हैं कि ईचा के घर की लाइट्स अपने आप ही बंद और चालू हो रही थी। कुछ ही देर बाद वो डीमन भी ईचा के साथ इंटीमेट होने लगता है। तूफानी खेल खत्म होने के बाद जब ईचा सोने जाती है तो सपनों में खुद को वापस से वही अजीब से घर में आ जाती है, जहाँ पर वो डीमन हैंडसम आदमी के रूप में ईचा के पास आकर उसके ऊपर एक छोटा सा फूल रखकर उसे कहने लगता है कि वो अब इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। ईचा काफी ज्यादा डर गई थी। रुककर जल्दी से वो घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो दरवाजा अब खुल ही नहीं रहा था। और इस बार उसके सपनों का डीमन उसके सामने आ जाता है। पर तभी एक अचानक से ईचा की आँख खुल जाती है और वहाँ ईचा देखती है कि वो एक सपना देख रही थी। पर अगर ये सिर्फ एक सपना ही था तो उसके सपनों वाला फूल असल जिंदगी में उसके बेड के पास कहाँ से आया, जो देखकर वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। इन सब चीजों को वो इग्नोर करती है और फ्रेशन अप होकर नीचे आती है तो वो देखती कि एरियल ने आज उसके लिए अपने हाथों से लंच बनाया था। यहाँ ब्रेकफास्ट करते हुए दोनों अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे और एरियल अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था। उसे कह रहा था कि अब से वो वापस से अपनी जिंदगी को जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ईचा एरियल से बताती है कि आज उसको अपनी बहन से मिलने जाना है। तो यहाँ एरियल भी उसे अपनी स्कूटी से खुद के जॉब पर छोड़ने आ जाता है। ये देखकर लिंडा बहुत खुश होती है। आज ईचा अपने जॉब पर बहुत ही खुशी से काम कर रही थी, पर तभी एक बॉक्स पर वही फूल देख पाती है जो उसके सपनों में उस हैंडसम आदमी ने उसे दिया था।
अब वो देखकर ईचा उस फूल को उठाने ही जा रही थी कि तभी उसके सपनों का आदमी उसके सामने आ जाता है। सामने देखकर इसे बहुत ही घबराहट हो रही थी और वो आदमी जैसे जैसे इसके पास आ रहा था, अभी ईचा पास में लगे हुए मिरर में इस आदमी की रिफ्लेक्शन को देख पाती है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक डेविल है, डीमन, जिसके कुछ ही सेकंड बाद इसे उल्टी जैसा होने लग जाता है और वो वॉशरूम में जाकर उल्टी करने लगती है। यहीं पर हम ईचा के पीछे ही उस डीमन को देख पाते हैं जो कि खड़ा होकर ईचा को देख रहा था। अब ईचा की आवाज सुनकर लिंडा भी बाथरूम में आ गई। उससे पूछने लगती कि आखिरकार उसे क्या हुआ। यहाँ ईचा से बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है क्योंकि ईचा को खुद समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। जो समझ आ रहा था बताने लायक था नहीं। उसके जाने के बाद लिंडा नोटिस कर पाती है कि ईचा ने खून की उल्टियाँ की है, साथ ही साथ उनकी उल्टियों में छोटे छोटे कीड़े भी थे। काम के बाद ईचा तो अपनी छोटी बहन ईमा से मिलने आती है। इन दोनों बहनों की बातों से हम अंदाजा लगा पाते हैं कि ईमा ने अपने बॉयफ्रेंड डस्टिन से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि डस्टिन काम की वजह से ईमा को ज्यादा समय दे नहीं पा रहा था। यहाँ पर ईचा अपनी बहन का फर्ज निभाते हुए लिंडा की सारी बातें ईमा को चिपका देती है। एक रिश्ते को चलाने के लिए दोनों का साथ जरूरी होता है, पलाना ढिमकाना, सारी बातें तो लिंडा ने कही थी। यहाँ पर ईमा बताती है कि कुछ ही दिनों पहले वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई थी और उसके पेरेंट्स अब चाहते हैं कि ईचा बेबी प्लान कर ले। यही हमें पता चलता है कि ईचा की शादी को 3 साल हो गए और उसने बेबी के लिए कई बार ट्राई किया पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से ईचा ने दवाई भी चालू करवा दी है। अब हम वहाँ दूसरी तरफ एरियल को देख पाते हैं जो कि अपने काम को खत्म करने के बाद अपने कंपनी से बाहर निकल रहा था कि तभी उसे एक जगह पर ईचा दिखाई देती है। पर दोस्तों एक मिनट, ईचा तो अभी अपनी बहन के पास है ना, तो एरियल की कंपनी में कैसे? मतलब कि वो डीमन एरियल को कुछ बताना चाह रहा है। यहाँ पर ईचा एरियल को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और कुछ ही टाइम बाद उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है। थोड़ी ही देर में एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक शैतानी बच्चा होता है और वो चलकर सीधा एरियल के पास ही आ रहा था। ये सब कुछ देखकर एरियल बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और वहाँ ईचा खड़ी खड़ी एरियल को देखकर सिर्फ क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। एरियल यहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि तभी उसका सीनियर मिल जाता है। यहाँ एरियल नोटिस करता है कि उसके सीनियर के आते ही सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। यहाँ एरियल जब घर आता है तो कंपनी वाले इंसिडेंट्स को याद करके वो ईचा से ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। उसकी सारी दवाइयां देकर तो बताता है कि कल उसने एक बॉडी मसाजर को बुलाया है। इतना कहकर वो सोने चला जाता है। अब सुबह मसाज करने के लिए मोबोक सारी आती है। लेडी के मसाज से ईचा बहुत खुश थी। ये लेडी मसाज करते हुए बताती है कि ईचा 3 महीने से प्रेग्नेंट है। ये तो बात सुनकर ईचा बहुत खुश हुई थी पर एरियल घबरा गया था क्योंकि एरियल 2 दिन पहले ही तो वो ईचा के साथ इंटीमेट हुआ था। 6 महीनों से वो लोग पास भी नहीं आए थे तो ईचा 3 महीनों से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। पर अभी ईचा से वो कोई क्वेश्चन नहीं करता है और वो उसके काम पर छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। ईचा अपने जॉब पर अपने प्रेगनेंसी की खबर सभी लोगों को सुना रही थी। सब लोग बहुत खुश थे पर लिंडा एक जगह टेंशन में थी क्योंकि ईचा ने कुछ ही दिन पहले भी खून की उल्टियाँ की है, उसमें से कीड़े भी निकले हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। ये बात लिंडा जब ईचा को बताती है, ईचा को लगता है कि उसकी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर लिंडा जेलसी हो गई है तो अब ईचा लिंडा से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। वहाँ दूसरी तरफ हम एरियल को देख पाते हैं जो कि अपनी सारी प्रॉब्लम अपने सीनियर के साथ बताता है। यहाँ एरियल को लग रहा था कि ईशा ने कुछ चीट किया है। यहाँ एरियल का सीनियर उसे सजेस्ट करता है कि कल पूरा दिन तुम्हें ईशा के साथ रहना चाहिए और डायरेक्टली बात करो कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वो एरियल से कहता है कि कल का पूरा काम मैं संभाल लूंगा, जिस पर एरियल भी मान जाता है। काम खत्म होने के बाद जब वो अपने घर की ओर निकलता है तभी पार्किंग एरिया में उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है तो वो सभी गाड़ियों को मोबाइल का टॉर्च लाइट जलाकर चेक करने लगता है कि तभी एक अचानक से उसके सामने वही डेमोनिक बच्चा आ जाता है, जिसको देखकर एरियल बहुत ही डर गया था और एरियल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ही हम देख पाते हैं कि वो डीमन उस डेमोनिक बच्चे को लेकर एक जगह पर खड़ा था, जिससे एज अ व्यूअर हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईचा के पेट का बच्चा कोई नॉर्मल इंसान का बच्चा नहीं बल्कि वो डीमन का ही बच्चा है। अब घर आने के बाद एरियल टक के चलते ईचा का फोन चेक करने लगता है। यहाँ डैनी नाम का एक बंदा होता है जिससे ईचा ने चैटिंग की थी। दरअसल डैनी बहुत दिनों से अपनी वाइफ से परेशान था, इसीलिए एरियल को लग रहा था कि उसके पेट का बच्चा जो पल रहा है वो डैनी का ही है। एरियल जब ईचा से इस बारे में बात करता है तो ईचा भी कल सुबह उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाकर डीएनए के टेस्ट के थ्रू उसे बताना चाहते थे कि ये बच्चा एरियल का ही है। अब अगले दिन ईचा और एरियल जब अल्ट्रासाउंड के लिए क्लिनिक जाते हैं तो यहाँ पता चलता है कि ईचा के पेट में ना कोई एग फर्टिलाइज हुआ है ना ही कोई फीटस बना है। ये बस एक साइकोलॉजिकल ट्रामा है जो कि ईचा को प्रेगनेंसी के चाहत में हुई है। इस बीमारी में पेशेंट को ये लगने
लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, जैसे कि पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, बॉडी में प्रेगनेंसी के सारे साइन नजर आने लगते हैं, पर हकीकत में पेट में कोई भी बच्चा नहीं होता है। ये न्यूज सुनने के बाद ईचा एकदम उदास हो गई थी। एरियल हैरान। ईचा ये सारी बातें लिंडा को बताती है तो लिंडा उसे अपने साथ एक जिनी उस्ताद के पास ले जाने की बात बताने लगती है। लिंडा को लग रहा था कि उल्टियों में खून का आना, साथ ही साथ कीड़ों का, प्रेगनेंसी के सारे साइन उसे कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। यहाँ कुछ शैतानी ताकतें थी, इसलिए लिंडा ईचा को जिनी के पास ले जाने का फैसला करती है। अब यहाँ पर जिनी उस्ताद जब ईचा को देखते हैं तो उन्हें ईचा के पीछे वही डेमन एक इंसान के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसको देखकर वो सारा मैटर समझ गए थे। यहाँ जिनी उस्ताद उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे कुछ जिन या शैतान भी होते हैं जो कि लड़कियों के सपने में आकर उसके साथ इंटीमेट होकर हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार डालने की कोशिश भी करते हैं। और उनकी ये सारी बातें सुनकर ईचा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था वो सचमुच प्रेग्नेंट है, उस्ताद जिनी ये सारी बातें झूठ बता रहे हैं। ईचा काफी ज्यादा उदास थी तो लिंडा आज उसके साथ ही उसके घर आ जाती है। यहाँ कुछ देर बात करने के बाद ईचा जब मन से हल्की हो जाती है तब लिंडा अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में ही लिंडा को छोटी सी बिल्ली दिखाई पड़ती है। रोड पर एक अकेली छोटी सी बिल्ली की बच्ची को देखकर लिंडा सोचने लगती है कि कहीं कोई उस पर कार या बाइक न चढ़ा दे, इसलिए वो उस बच्ची को उठाकर एक साइड में रख देती है। उसे छोड़कर जब लिंडा अपनी स्कूटी के पास आती है तो उसे लग रहा था कि वो बिल्ली उसका पीछा कर रही है, पर सचमुच ऐसा नहीं था। और अब यहाँ पर लिंडा वापस से जब उस बिल्ली को बच्चे को चेक करने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर वही डीमन दिख जाता है और वो डीमन लिंडा के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। क्योंकि डीमन इसलिए गुस्सा था क्योंकि लिंडा ईचा को लेकर उस उस्ताद जिनी के पास ले गई थी और अब ये सारी बातें ईचा ने सपने के थ्रू देख लिया था, इसलिए वो घबरा कर उठती है और सीधा लिंडा के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो सचमुच खत्म हो चुकी है। ईचा बहुत ज्यादा रोने लग गई थी। तभी एरियल भी अपनी जॉब पर से आता है और ईचा को ऐसा देखकर वो भी रोने लग जाता है। यहीं पर ये दोनों नोटिस कर पाते हैं कि ईचा का पेट बहुत ज्यादा फूलने लग गया था। अब लग रहा था कि ईचा 7 या 8 महीनों से प्रेग्नेंट है, जिससे ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और जिनी की सारी बातें अब ईचा को सच लगने लगी थी। इसलिए ईचा अपने सपने के बारे में अब एरियल को भी सारी बातें बता देती है। एरियल भी उसकी प्रॉब्लम समझ जाता है। ये दोनों अब डिसाइड करते हैं कि किसी भी हाल में वो इस डीमन से छुटकारा पा लेंगे। अगले ही दिन एरियल ईचा की छोटी बहन ईमा के साथ ये तीनों ही जिनी उस्ताद के घर पहुंचते हैं। यहाँ कुछ मंत्रों को चैंट करने के बाद जिनी ये नोटिस कर पाते हैं कि ईचा की बॉडी में वो डिमोन आ जाता है और वो जिनी से कहता है कि कोई भी उसकी वाइफ ईचा को परेशान ना करे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुछ सेकंड बाद ईचा रिलैक्स हो जाती है और अब जिन उस्ताद की बातों से समझ आता है ईचा के ऊपर जिन दासिन का कब्जा है और उस जिन दासिम ने पिछले कुछ महीनों से ईचा और एरियल के बीच की दूरियों का फायदा उठाकर ईचा को अपने कब्जे में ले लिया था। उस जिन दासिम ने ही ईचा के सपनों में आकर किसी बहाने से उससे शादी कर ली और उसे इंटीमेट हुआ करता था। ये जिन दासिम ऐसे ही लोगों को या फिर कहें ऐसे ही कपल को टारगेट करता है जो लोग एक दूसरे से बोर हो जाते हैं या फिर किसी भी वजह से दूर रहने लगते हैं। ये जिनी उस्ताद उस जिन दासिम से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय बताते हैं कि ईचा को रुकिया करना पड़ेगा। रुकिया इस्लाम में एक ऐसा प्रोसेस है जिसको करने वाले इंसान को कुरान हर रोज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ जिनी उस्ताद भी ईचा को कुरान का ही एक पैराग्राफ लिख कर देते हैं जिसे उसे रोज रोज पढ़ना था। अब यहाँ से घर लौटने के बाद एरियल और ईचा अपनी की गई गलतियों की माफी मांगते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि वो वापस से 0 से स्टार्ट करेंगे। ये सब कुछ दिनों तक अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही करते करते पूरे 14 दिन बीत जाते हैं और इस दौरान ईचा को कोई भी वो जिन दासिम वाले सपने भी नहीं आ रहे थे। इसके बाद ये लोग एक दिन बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं और यहीं पर एरियल बताता है कि उसकी कंपनी वालों ने डिसाइड किया कि एरियल को उनके दूसरे ब्रांच मतलब किसी और शहर में भेजेंगे। वहां जाने से एरियल को बहुत फायदा होगा। पहला तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, साथ ही साथ उसे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। हालांकि एरियल इन सब चीजों के लिए मना भी कर सकता था, पर क्योंकि उसके मन में ये विश्वास हो चुका था कि अब ईचा का जिन दासिम से कनेक्शन कहें तो लिंक टूट गया है, इसलिए उसने उस जॉब के लिए हाँ बोल दी थी। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग हर रोज दूर रहने के बावजूद भी अपने अपने काम से फ्री होकर वीडियो कॉल से बात किया करेंगे। एरियल के जाने के बाद ईचा को पूरे घर में अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी बहन को फोन करके कहते लगती है कि तुम आज के लिए मेरे पास आ जाओ, पर क्योंकि एमा आज किसी दूसरे की शिफ्ट कर रही थी इसलिए वो मना कर देती है। अब ईचा जिन्हें उस्ताद ने जो कुरान का पैराग्राफ दिया था तो वही पढ़ने लग जाती है। इसके अगले दिन जब वो जॉब पर जाती है तो यहाँ वो एक अचानक से अपने सभी फ्रेंड्स में बहुत सारी चेंजेस देख पाती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सभी पॉजेस्ड हो चुके हैं और वो सब उससे कह रहे थे चाहे तुम कुछ भी कर लो और मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरी हो।
हमेशा मेरी ही बनकर रहोगी। ईचा इन सब चीजों से बहुत डर जाती है। ये सारी बातें जब ईचा अपनी बहन को बताती है तो एमा तुरंत ही उसके पास आ जाती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब एरियल अपने जॉब से लौट कर आएगा तो वो लोग वापस से जिनी उस्ताद के पास जाएंगे। यहाँ एमा ईचा की कंडीशन एरियल से बता देती है तो एरियल कहता है कि ठीक है, मैं 1 घंटे के अंदर घर पहुंचने वाला हूँ, तुम किसी भी हालत में ईचा को सोने मत देना, क्योंकि पिछली बार जब ऐसी सिचुएशन हुई थी तब ईचा के पास लिंडा थी, इसलिए लिंडा खत्म हो गई। मतलब इस बार खतरा ईमा पर मंडरा रहा है। अब रात में एमा जब ईचा से बातें कर रही थी तो हम उसकी बातों से नोटिस कर पाते हैं कि एमा ने भी डस्टिन को एक और मौका दे दिया है और यहाँ ईचा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी और वो सो जाती है। सो जाने के बाद जब एमा ईचा को जगाने लगती है तभी एक डेमोनिक हाथ उसे बिस्तर पर से उठाकर बाहर फेंक देता है और जब एमा वापस से उसे उठाने जाती है तो वो डेमोनिक हाथ उसे घसीटते हुए कमरे से ही बाहर ले जाता है। अब वो जिन ईचा के पास आकर लेट जाता है। कुछ देर बाद जब ईचा की आंखें खुलती है तो वो खुद को वापस से प्रेग्नेंट पाती है। सबको देखकर ईचा बहुत ही गुस्सा कर रही थी खुद पर और अपने ही पेट पर बहुत ही जोरों जोरों से मार रही थी। उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी और उस डेमोनिक बेबी को खत्म करने के लिए ईचा बाथरूम में जाती है और एक हैंगर को नुकीला बनाकर उसे अपने ही फीटस पर अटैक करने लगती है, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके कुछ ही सेकंड बाद एरियल भी घर आ जाता है। ईचा की ऐसी हालत देखकर एमा को बुलाने लग जाता है और एमा को भी अब तक होश आ चुका था। अब एरियल और एमा ईचा को संभालकर उस्ताद जिनी के पास पहुंच जाते हैं। उस्ताद जिनी ने ईचा को एक बेड के थ्रू बांध दिया था और अब अपने पूरे ग्रुप के साथ मिलकर ईचा के अंदर से उस भूतिया दासिम को निकालने की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। यहाँ हम ईचा को देख पाते हैं जो कि अब भी उसी सपने को जी रही थी और खुद को ही देख रही थी। यहाँ वो इस सपने से निकलने की कोशिश कर रही थी कि तभी दासिम आ जाता है और उसके हाथ पर अटैक कर देता है। ये चोट उसे असल जिंदगी में लग गई। वहाँ ईचा दासिम के चंगुल से निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी पर दासिम ने उसे बहुत ही कसकर पकड़ रखा था। यहाँ असल में ईचा वापस से पोजेस्ड हो चुकी थी, बहुत ही जोरों से चिल्ला रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर वहाँ के सभी लोग घबरा रहे थे पर उस्ताद जिनी बिना रुके लगातार कुछ मंत्रों का चैंटिंग कर रहे थे। और दोस्तों ये वही सीन है जो इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रेंड था। यहाँ ईचा का बेड हवा में उड़ने लग गया था और अब जिन दासिम सबके सामने आकर सबको डराने की कोशिश कर रहा था पर उस्ताद जेनी और उनका ग्रुप बिना रुके प्रे कर रहा था। यहाँ एरियल ईचा के पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है कि कुछ दिनों के लिए वो बहुत थक चुका था, घर की जिम्मेदारियों से बहुत ही परेशान कर रही थी, पर वो आज भी ईचा से उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था और ईचा के बिना उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। वो ईचा से वादा करता है कि वो अपनी जिंदगी को वापस से जीरो से शुरू करना चाहता है। ईचा भले ही पोजेस्ड थी, ये सारी बातें तो असल में सुन रही थी और ईचा भी रोते हुए अपनी शादी के टाइम को याद कर रही थी। और रोते रोते ईचा कुरान के कुछ पैराग्राफ को रीड करने लग जाती है जो कि उस्ताद जीनी ने उसे लिख कर दी थी, जिससे जिन दासिम को बहुत ही प्रॉब्लम होने लग गई। उसके कुछ ही समय बाद देख पाते हैं कि यहाँ पर ईचा नॉर्मल हो चुकी है। यहाँ होश में आते ही हम देख पाते हैं कि एकदम नॉर्मल हो चुकी है ईचा। यहाँ एरियल और ईमा भी इसके पास आ जाते हैं पर ईचा के हाथ पर अब भी वो निशान था जो जिन दासिम ने उसे चोट लगाया था। यहाँ से कहानी में 6 साल बाद की दिखाई जाती है कि ईचा और एरियल को अब 2 बच्चे हो चुके हैं। उन लोगों ने दूसरी जगह घर भी ले लिया है। वहाँ ईचा अपने बड़े बेटे आर्का के बारे में ईमा से पूछ रही थी जो कि बाहर खेल रहा था और यहाँ हम देख पाते हैं कि ईचा के घर के गेट के सामने वही आदमी मौजूद था जो कि ईचा के सपनों में आया करता था। तभी यहाँ पर एमा आ जाती है और आर्का को अपने साथ लेकर घर के अंदर जाने लग जाती है। तो यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि वो जिन ईचा के बजाय उसके बच्चे पर अपना असर दिखा रहा था। तभी ईमा आर्का को स्ट्रेंजर से दूर रहने की सलाह देने लगती है, जिसके बाद ये कहानी तो यही खत्म हो जाती है। पर हमें पता चलता है कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। ये कहानी इंडोनेशिया के एक ऐसे कपल पर थी जिनके बीच में थोड़ी सी दूरी आने पर जिन दासिम ने वाइफ के ऊपर कब्जा कर लिया था। इसके बारे में RJL5 पॉडकास्ट में बात हुई थी और आखिरकार जीत प्यार की हुई। दोनों कपल के सच्चे प्यार ने उस जिन दासिम को दूर कर दिया। तो यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है और मैं मिलूंगी आप सभी से फिर किसी और अच्छी सी मूवी की स्टोरी लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।